नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज गेहूं की ठीक है पार्ट 3 को हम लोग कवर करने वाले हैं। गेहूं की क्लास की ठीक है क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग एप्लीकेशन में अपना पढ़ रहे थे यूट्यूब पे कंप्लीट गेहूं का। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गेहूं की खेती हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, जितने भी अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उतना। तो ये पार्ट 3 है। जिन भी साथियों ने इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 नहीं देखा है अगर, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड की लिंक मिल जाएगी। ये क्लास जो है साथियों ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच की है। जो भी साथी AGTM में एग्रीकल्चर के ठीक है अपने सिलेबस को वन ऑफ द बेस्ट तरीके से कवर करना चाहे, बहुत ही छोटी फीस में एप्लीकेशन पे हम लोग कंप्लीट एग्रीकल्चर UPG की और कंप्यूटर की आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। उसके साथ साथ प्रीवियस की एग्रीकल्चर के 5,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी हम लोग एप्लीकेशन पे आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो जो भी साथी यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच ज्वाइन करना चाहे तो ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है 94,510 70 839। आप इसको ठीक है इस नंबर पर मैसेज करके बैच में जुड़ने से संबंधित जानकारी ले सकते हैं और अपना बैच में इनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो क्लास सेकेंड में हम लोगों ने गेहूं की जो सिंचाई है, अपनी सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं वहां तक कवर कर लिया था। ये क्रांतिक अवस्था मैंने कल की क्लास में आपको बता दी थी। सबसे इम्पोर्टेंट गेहूं में कौन सी क्रांतिक अवस्था रहती है, ये रहती है अपनी CRI स्टेज, जो होती है बुवाई के कितने दिन बाद आती है, बुवाई के 21वें दिन ये अवस्था आपकी आती है। एग्जाम में कभी कभी 20 से लेके 25 दिन भी ये ऑप्शन अपना दिया रह सकता है, तो या तो 21 आपको ऑप्शन में होगा या फिर 20 से 25 ऑप्शन में होगा, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको टिक कर देना है। ठीक है। CRI का इंग्लिश में अगर आपसे पूछे तो क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं, और अगर हिंदी में पूछे तो शीर्ष जड़ फूटान इसको कहा जाता है। दूसरी साथियों गेहूं में क्रांतिक अवस्था आती है अपनी कल्ले फूटते समय, तीसरी आती है गांठ बनते समय, चौथी आती है आपकी पुष्पक्रम आते समय, पांचवी दाना की दूधी अवस्था और छठवीं दाने पकते समय। ये चीज़ें कल की क्लास में भी हम लोग अपनी देख चुके हैं। ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी कि अगर किसान के पास सिंचाई के लिए सिर्फ एक ही सिंचाई का पानी उपलब्ध हो, एक ही संसाधन उपलब्ध हो कि एक ही सिंचाई हम लोग कर पाएंगे, तब आपको ठीक है उत्तर देना है अपना CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, शीर्ष जड़ फूटान, जो कि अपने बुवाई के 21वें दिन अवस्था आती है। 20 से 25 भी जैसा कि मैंने आपको बताया आप इसको कह सकते हैं। यदि किसान के पास यहाँ पे दो सिंचाई उपलब्ध हैं, सिंचाई के दो साधन उपलब्ध हैं, तो साथियों एक तो आप लोग CRI पे करेंगे ही सिंचाई, और एक होती है आपकी पुष्पक्रम आते समय वाली अवस्था, जो होती है आपकी 80 से 85 दिन बाद बुवाई के। ठीक है, डे आफ्टर स्विंग आपको लिखा दिख रहा है ना। अगर किसान के पास 3 सिंचाई के लिए पानी यहाँ पे उपलब्ध है, किसान को 3 सिंचाई यहाँ पे करना है, तब एक CRI तो अपनी रहेगी, एक रहेगी 60 से 65 दिन बाद जो अवस्था आती है बुआई के, जिसको गांठ बनते समय की अवस्था कहते हैं, और एक दाना की जो दूधी अवस्था होती है, जो आपकी 80 से 85, जो आपका 85 से 105वें दिन के बीच में अवस्था है। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाओं पे हम लोग सिंचाई कर देते हैं अगर 3 पानी अपने पास उपलब्ध हो तो। यहाँ तक हम लोग कल देख चुके थे। अब हम लोग साथियों बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका क्रॉप प्रोडक्शन का, जिसको हम लोग खरपतवार और खरपतवार नाशी गेहूं का कहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट गेहूं का खरपतवार हम लोगों का है फेलेरिस माइनर, जिसको अपना गेहूं का मामा या फिर गुल्ली डंडा कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गुल्ली डंडा। ठीक है, इसको फेलेरिस माइनर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम हो वो क्या है, वानस्पतिक नाम है इसका फेलेरिस माइनर। जंगली जई का वानस्पतिक नाम क्या है, ये भी गेहूं का खरपतवार है। ठीक है, तो इसका वानस्पतिक नाम है एविना फतुआ। साथियों एक कॉर्न कोकल ठीक है गेहूं में अवस्था हो जाती है, तो इसके कारण गेहूं में कड़वापन गेहूं के आटे में आपको ठीक है महसूस होगा। कड़वा गेहूं का आटा आपको स्वाद में आएगा। ये होता है एग्रोस्टोमा बिघोमा के कारण। ठीक है, कॉर्न कोकल। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं का असहनीय खरपतवार कौन सा है, तो ये उत्तर हो जाएगा अपना हिरनखुरी। ठीक है, असहनीय खरपतवार कौन सा हो जाएगा, हिरनखुरी, जिसको कहा जाता है कॉनोबुलस। ठीक है, कॉनबोबुलस अर्बेंसिस।
कॉन्बोबुलस अर्बेंसिस। ये है गेहूं का एक असहनीय खरपतवार। अब कुछ एक बीजपत्री खरपतवार गेहूं में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें नंबर आता है अपना गेहूंसा का, फेलेस माइनर का, अवीना फतुआ का, मोथा का और प्याजी का, ठीक है। मुख्य रूप से साथियों अगर हम लोग बात करें कि एक बीजपत्री जो गेहूं में खरपतवार रहते हैं, इनके नियंत्रण में हम लोग क्या उपयोग करते हैं, तो या तो आप लोग उपयोग करेंगे सल्फोसल्फ्यूरॉन का, या फिर उपयोग करेंगे आप लोग आइसोप्रोटिवरॉन का, ठीक है। आइसोप्रोटिवरॉन की हम लोग मात्रा यूज करते हैं 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से। सल्फोसल्फ्यूरॉन विश्व का सबसे जहरीला खरपतवारनाशी होता है, तो इसकी सिर्फ 30 से लेके 35, ठीक है, 30 से 32 ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा हम लोग उपयोग अपनी करते हैं, ठीक है। द्विबीजपत्रीय खरपतवारों के बारे में बात करें कि गेहूं के द्विबीजपत्री खरपतवार कौन से होते हैं, तो इसमें बथुआ आता है अपना, कृष्ण नील आता है, सेंजी आता है और सत्यानाशी आता है, ठीक है। चारे आते हैं गेहूं के द्विबीजपत्री खरपतवारों के अंतर्गत, और इनको नियंत्रण मुख्य रूप से इन चीज़ों से हम लोग करते हैं। या तो हम लोग 2,4-D का उपयोग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि गेहूं में 35 से 40 दिन बाद हम लोग 2,4-D का उपयोग करते हैं, ठीक है। 2,4-D का मुख्य रूप से उपयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण में किया जाता है, आप सभी को पता होगा। चलिए, तो साथियों द्विबीज पत्री खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हम लोग उपयोग करेंगे 2,4-D का, जो रहेगा आपका 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि आधा किलो, इसको हम लोग कह सकते हैं 500 ग्राम, ठीक है। और उपयोग इसको हम लोग करेंगे बुआई से 30 से 35 दिन बाद। एक और यूज कर सकते हैं जिसका नाम है मेटासल्फ्यूरॉन, इसका 4 से 6 ग्राम हम लोग यूज करेंगे प्रति हेक्टेयर की दर से। और विश्व में सबसे कम मात्रा में उपयोग किया जाने वाला खरपतवार नाशी अपना मेटासल्फ्यूरॉन, ठीक है। आगे हम लोग बात करें साथियों गेहूं और गेहूंसा में थोड़ा अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले गेहूंसा देख लो, इसका जो साथियों क्राउन भाग है, जो अपना गेहूंसा है, इसका जो क्राउन भाग है गेहूंसा को क्या कहते हैं हम लोग, फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर इसको कहा जाता है। अगर फेलेरिस माइनर का क्राउन भाग देखें हम लोग, तो ये थोड़ा आपका पिंक गुलाबी टाइप का रहता है, शाखाएं इसमें आपकी पाई जाती हैं। पुष्पक्रम इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें ओपन पेनिकल पुष्पक्रम पाया जाता है, ठीक है। और जो इसका परीक्षण भार है ये रहता है 2 ग्राम, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, गेहूंसा, गेहूं का मामा, यानी कि फेलेरिस माइनर के बारे में। अब गेहूं के बारे में देखें तो गेहूंसा का क्राउन भाग था गुलाबी, जबकि गेहूं का क्राउन भाग कैसा है, सफ़ेद है। गेहूं में शाखाएं पाई नहीं जाती हैं, ठीक है। एक गेहूं की मैंने प्रजाति आपको बताई थी जिसमें शाखाएं पाई जाती हैं। उसके बाद साथियों ओपन पेनिकल आपका गेहूंसा में पाया जाता है, जबकि गेहूं में आपका क्या पाया जाता है, इसमें आपका स्पाइक बाली मैंने आपको बताया था, ठीक है। गेहूंसा का परीक्षण भार यहाँ पे 2 ग्राम रहता है, जबकि गेहूं का यहाँ पे परीक्षण भार रहेगा आपका 40 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं गेहूं के प्रमुख रोग। तो सबसे पहले तो रोली रोग इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्लास नंबर 2 में मैंने आपको बताया भी था कि UG99 ये एक जीन है, इसका उपयोग किया जाता है रोली रोग प्रतिरोधी किस्मों के निर्माण के लिए, ठीक है। तो रोली रोग साथियों 2-3 प्रकार की होती है, स्पेशली ये किससे होती है अगर आपसे पूछा जाए गेहूं में रस्ट किससे होता है, तो ये होता है पक्सीनिया स्पीसीज से, पक्सीनिया स्पीसीज से, ठीक है। सबसे पहले काली रोली के बारे में हम लोग बात करें, जिसको तना रोली भी कहा जाता है, ये होती है साथियों पक्सीनिया ग्रैमिनेस ट्रेटिसाई से, ठीक है। काली रोली किससे हो जाएगी, गेहूं में काली रोली होती है जिसको तना रोली कहते हैं, ये होगी अपनी पक्सीनिया ग्रैमिनेस ट्रेटिसाई से। भूरी रोली जिसको पत्ती रोली भी हम लोग कहते हैं, ऑरेंज रोली कहते हैं, ये होती है गेहूं में पक्सीनिया रिकॉन्डेटा से। तो काली रोली ये हो गया अपना पक्सीनिया ग्रैमिनेस से, और भूरी रोली ये हो गया अपना पक्सीनिया रिकॉन्डेटा से, ठीक है। एक और गेहूं में रोली रोग होता है जिसको कहते हैं हम लोग पीली रोली, ये होता है साथियों पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्सिस से, ठीक है। स्ट्राइप रस्ट इसको हम लोग कहते हैं, ये होता है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस से, स्ट्राइफॉर्मिस से, ठीक है। अब नियंत्रण रोली रोग का हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख लो,
ठीक है, रस्ट का नियंत्रण। तो साथियों देखो, सबसे पहले तो रोली रोग के नियंत्रण के लिए गेहूं में हम लोग प्लांटा बैक्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसका? प्लांटा बैक्स का। उसके बाद कुछ और जो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट गेहूं से रिलेटेड अपने फैक्ट दिए हैं यहाँ पे। रोली रोग का नियंत्रण, चाहे आपकी पीली रोली हो, काली रोली हो, ठीक है, इनका नियंत्रण हम लोग किससे कर सकते हैं? प्लांटा बैक्स से नियंत्रण कर सकते हैं। आपको ये इनका जो पक्सीनिया ग्रैमनेस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया ग्रैमनेस ये रेकॉन्डेटा और पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मेसी दिया है, ये जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, अन्य जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको देख लो। सबसे पहले तो गेहूं में जो कंडवा की रोकथाम है, ठीक है, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बीटा वैक्स का। ठीक है, कंडवा की रोकथाम किससे करेंगे हम लोग? बीटा वैक्स से। पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम साथियों हम लोग करते हैं कैराथन से। ठीक है, कैराथन का उपयोग करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू में। डाउनरी ये जो कंडवा रोग है इसमें हम लोग उपयोग करेंगे बीटा वैक्स का। पाउडरी मिल्ड्यू में उपयोग करेंगे कैराथन का। डाउनी मिल्ड्यू में साथियों हम लोग रेडोमिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेडोमिल, वर्तमान में रेडोमिल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, रेडोमिल का हम लोग उपयोग करेंगे डाउनी मिल्ड्यू में। आगे हम लोग बात करें साथियों, एक प्रजाति होती है जिसको कहा जाता है गेहूं की छोटी लरमा प्रजाति। ठीक है, तो इसका उपयोग करते हैं गेहूं में जितने भी प्रकार के रस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी प्रतिरोधी किस्म होती है ये छोटी लरमा। ठीक है, और हर प्रकार का गेहूं का रस्ट इससे नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं। ये प्रतिरोधी रस्ट की किस्म है अपनी। आगे हम लोग देखें तो रोली रोग की रोकथाम के लिए साथियों मैंकोजेब पाउडर का बुरकाव भी हम लोग कर सकते हैं। किसका? मैंकोजेब पाउडर का। कम नाइट्रोजन व अधिक पोटास का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इससे भी रोली रोग अपना नियंत्रण होता है। ठीक है, कम नाइट्रोजन और अधिक पोटास का। एक होता है साथियों लूज स्मट गेहूं में अनावृत कंडवा, इसको कहा जाता है। तो ये होता है गेहूं में फफूंद के कारण। ठीक है, जो लूज स्मट है गेहूं में, ये फफूंद के कारण होता है। और फफूंद का यहाँ पे नाम है ऑस्टिलागो न्यूडाटेटिसाई। क्या नाम है? ऑस्टिलागो न्यूडाटेटिसाई। ठीक है, ये एक फफूंद है। कंडवा रोग याद रखना आप, गेहूं में किससे होता है? ये होता है ऑस्टिलागो न्यूडाटेटिसाई से, फफूंद जनित ये रोग है। साथियों इस रोग में क्या होता है कि बीज के अंदर अभी देखो, बीज अगर हम लोग देखें तो अपना ये येलो कलर का रहता है, लेकिन ये जो रोग गेहूं में जब हो जाता है तब गेहूं में बीज के स्थान पर एक ब्लैक कलर का पाउडर टाइप का, चूर्ण टाइप का आपको दिखाई देता है उसमें। ठीक है, और इसको हम लोग अंतः बीजोड़ रोग भी कह सकते हैं। फिर साथियों अगर हम लोग लूज स्मट की रोकथाम के बारे में बात करें तो बीटा वैक्स से इसको हम लोग बीज उपचारित करके, जब हम लोग बीज को बोते हैं उससे पहले बीटा वैक्स से उपचार कर लेते हैं इसका। ठीक है, और खड़ी फसल में अगर इसका रोकथाम करना हो तब भी बीटा वैक्स का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आगे आता है गेहूं का कैंसर, जिसको करनाल बंट कहा जाता है। तो सबसे पहले तो देखो इस पर इम्पोर्टेंट डाल लेना, इम्पोर्टेंट मोस्ट लिख लेना इस पर। ठीक है, करनाल वंट के बारे में बात करें तो देखो 1931 में मित्रा द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मित्रा द्वारा, और टाइम था अपना 1931। फफूंद से ये भी होता है गेहूं में। ठीक है, गेहूं का कैंसर या फिर कंडवा, और रोगजनक है इसका साथियों नेबोसिया इंडिका। ठीक है, कंडवा रोग का रोगजनक कौन सा है? नेबोसिया इंडिका नामक फफूंद, नेबोसिया इंडिका। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो अगर गेहूं की फसल में कंडवा रोग किसी पेड़ पे हो जाता है, किसी अपने, ठीक है, तो सड़ी मछली जैसी दुर्गंध इससे आने लगती है। ठीक है, और दुर्गंध का एक कारण भी होता है जिसको कहते हैं हम लोग ट्राईमेथाइल एमीन। अगर आपसे पूछा जाए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कंडवा रोग से ग्रसित फसल में जो मछली जैसी दुर्गंध आती है वो किससे आती है? तब आपका उत्तर होगा ट्राईमेथाइल एमाइन। ठीक है, या फिर ट्राईमेथाइल एमीन के कारण, ट्राईमेथाइल एमीन के कारण। इस रोग के कारण साथियों गेहूं के निर्यात पे रोक लगी थी एक समय में। ठीक है, तो याद इसको रखना। नियंत्रण हम लोग इसका कैसे कर सकते हैं? तो देखो पुष्पक्रम आने के बाद एक तो सिंचाई अगर हम लोग कम कर दें तब इसका नियंत्रण हो सकता है,
या फिर एग्रोसोन जीएन से बीजों का उपचार हम लोग कर सकते हैं, तब ये नियंत्रित अपना हो जाएगा। आगे बात करते हैं गेहूं का जो टुंडू रोग होता है, सेहू रोग इसको कहते हैं। तो इसका रोग कारक होता है एक तो सूत्रकृमि प्लस जीवाणु। ठीक है, ये दोनों इसके ठीक है रोग कारक होते हैं। सूत्रकृमि इसमें होता है एमिना ट्रिटिसाई और जीवाणु इसमें होता है कॉरिनोबैक्टीरियम। इनके मेल से ठीक है गेहूं का टुंडू रोग उत्पन्न होता है, सेहू रोग जिसको हम लोग कह सकते हैं। याद रखना, सूत्रकृमि इसमें आता है एमिना ट्रिटिसाई और जीवाणु इसमें आता है कोरोनोबैक्टीरिया। पत्तियों में साथियों, इस रोग में पत्तियों और जो बालियां रहती हैं, ठीक है, गोंद जैसा उनसे पदार्थ निकलने लगता है। और अगर इस रोग का हम लोग उपचार करना चाहें तो 20% नमक के घोल से बीजों को हम लोग इसमें उपचारित कर सकते हैं। ठीक है। ईयर कॉकिल रोग ना आपने सुना होगा गेहूं का, जिसको गैगला रोग कहते हैं। तो ये होता है आपका सूत्रकृमि से। गेहूं में ईयर कोकिल रोग किससे होता है? सूत्रकृमि से होता है ये। और सूत्रकृमि का नाम है एग्विना ट्रिटिसाई। इसमें साथियों क्या होता है, पौधे जो है गेहूं के छोटे रह जाते हैं, ठीक है, और बालियों में दाने के स्थान पे कोकिल बन जाते हैं इसमें। ठीक है, कोकिल बन जाते हैं यानी कि स्थान बन जाते हैं छोटे छोटे से, और इन्हीं स्थानों के बीच में जो सूत्रकृमि है अपना एग्विना ट्रिटिसाई, ये अंडे अपने दे देता है और बाकी इसमें बाकी सूत्रकृमि का निर्माण फिर होता है। नियंत्रण के लिए साथियों क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो बीजों का उपचार हम लोग इसमें करते हैं 20% नमक के पानी से। ठीक है, बीज उपचार देखो 20% नमक के पानी में जब हम लोग बीज डालेंगे गेहूं का, तब जो ग्रसित दाने हैं रोग के, वो ऊपर तैरने लगते हैं। रोग से जो ग्रसित गेहूं के दाने रहेंगे वो तैरने लगेंगे ऊपर, और बाकी दाने नीचे इसमें बैठ जाएंगे। तो ऊपर वाले दानों को अलग कर लो, बाकी ठीक है जो नीचे बैठ गए दाने वो अपने रोग से मुक्त रहेंगे। एक और होता है साथियों इसमें मूल्या रोग। इसका रोग कारक होता है हेट्रोडेरा एविनी। मूल्य रोग कारक कौन सा रहेगा? इसका रोग कारक रहेगा हेट्रोडेरा एविनी। ठीक है, ये होता है एक सूत्रकृमि। इसके साथियों प्रमुख कीटों के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो गेहूं की फसल के लिए कीट आता है वो आता है अपना दीमक। ठीक है, टर्माइट इसको कहा जाता है, और ऑडेंटोटर्मिस ओबेसस इसको कहा जाता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ऑडेंटोटर्मिस ओबेसस। दीमक का साथियों प्रकोप मुख्य रूप से खेत में कच्ची गोबर की खाद डालने से देखने को मिलता है, यानी कि बिना सड़ी जब गोबर की खाद खेत में उपयोग करेंगे, वो अपना गोबर सूख जाएगा और उसी में फिर दीमक अपने पनपेंगे, और वही दीमक फिर फसल को यहाँ पे नुकसान करेंगे। दीमक से रोकथाम के लिए साथियों क्लोरोपाइरीफॉस का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करेंगे? क्लोरोपाइरीफॉस का। आगे देखें तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट देखो, दीमक क्या है? दीमक सेलुलोज का पाचन कर लेता है। ठीक है, दीमक में एक ठीक है परजीवी उपस्थित होता है दीमक के पेट में, जिसको कहा जाता है ट्राइकोनिफा। ठीक है, दीमक के पेट का परजीवी कौन सा हो जाएगा? ट्राइकोनिफा। तो ये क्या करता है? दीमक के पेट में सेलुलोज का पाचन कर देता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ठीक है कीट है दीमक का सेलुलोज का पाचन करता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका दीमक। और दीमक के अंदर एक परजीवी रहता है जिसको कहते हैं ट्राइकोनिफा। ये कारण होता है सेलुलोज के पच जाने का। आगे देखें साथियों, एक होता है गेहूं में घुजीला बिबिल। ठीक है, तो ये होता है टेनीमैकस इंडिकस के कारण, और ये मुख्य रूप से गेहूं में अंकुरण के समय हमला करता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। आर्मी वर्म जिसको कहा जाता है माइथिम्मा सेपराटा। ठीक है, यह मुख्य रूप से फसल में गेहूं की फसल में आक्रमण करता है रात के समय। ये वाला इंपॉर्टेंट है, गेहूं में पाले से बचाओ। चूहे से साथियों नियंत्रण के लिए हम लोग उपयोग करते हैं जिंक फास्फाइड का। ठीक है, जिंक फास्फाइड का। अब हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो देखो, कटाई के समय दानों में नमी कितनी आवश्यक होनी चाहिए? यहाँ पे 20% नमी कटाई के समय जब हो जाती है, तब गेहूं की फसल को हम लोग काट देते हैं। और पत्तियां भी साथियों इसमें पूर्णतः जब सूख जाती हैं। ठीक है,
आगे हम लोग देखें उपज कितनी होती है, तो असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की उपज होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्रों के बारे में बात करें तब होती है 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, सेलिंग परसेंटेज आपसे कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 75 से 70% रहेगा अपना सेलिंग परसेंटेज। और अगर गेहूं में दाने और भूसे का अनुपात पूछा जाए तब ये अपना आ जाएगा। ठीक है, 1:1.5। ठीक है, भंडारण के समय साथियों नमी कितनी आवश्यक होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो जितनी भी अनाज वाली फसलें रहती हैं मुख्य रूप से 10 से 12% नमी पे सबको स्टोर करते हैं हम लोग। तो गेहूं का भी अपना 10 से 12% नमी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। दलहनी फसलों का यहाँ पे लिखा है 8 से 10 और तिलहनी फसलों का 6 से 8% नमी पे हम लोग इनको स्टोर करते हैं। तो साथियों ये था अपना गेहूं। मैं आशा करता हूँ ये 3 क्लास जो हम लोगों ने कवर की, हर एक पॉइंट जो गेहूं का इंपॉर्टेंट था यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो भी साथी इसी प्रकार से अपने एग्रीकल्चर की हर एक चीज़ को वन ऑफ द बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना चाहे, आप लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच जो हम लोगों का है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे शानदार कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो भी साथी इस बैच को लेना चाहे, इसमें जुड़ना चाहे, आप लोग हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है 94,510 70 839, इस पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। ठीक है, और अपनी पूरी जानकारी बैच में जुड़ने संबंधित ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों। और एप्लीकेशन के जो साथी हैं साथियों, लगातार इसी प्रकार का कंटेंट डेली हम लोग आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और कभी कभी हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे कि आप अपना जो सिलेबस है जल्दी से एग्रीकल्चर का सबसे पहले कंप्लीट कर पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी साथी, जितने सारे साथी जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हों, एक लाइक आप ज़रूर कर देना और आपकी जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।